ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बंगाल में किसकी गली की दाल, कौन बनाएगा सरकार? 93% बम्पर वोटिंग के बाद किसको हुआ फायदा और कौन रहा नुकसान में, ये तो तय होगा 4 मई 2026 को। लेकिन उससे ठीक पहले बंगाल की गलियों में एक सियासी तूफान सा पसरा है। चलिए वीडियो में जानते हैं, समझते हैं कि अब अमित शाह के दावों में दम है या फिर दीदी की उस बात में जहां वो कह रही हैं कि अब सत्ता हमारी ही रहेगी और घर से बाहर निकली जनता बम्पर वोटिंग हमारे पक्ष में है। मामले पर हमने बात की कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से, आखिर उनका क्या मानना है, बंगाल की लहर किसके पक्ष में है, क्या मोदी का सपना बंगाल में अपना सीएम देखने का पूरा होगा या फिर दीदी की होगी वापसी? सुनते हैं। एक बात, मैं जो 2 बातें सुन पाया बीजेपी नेता से, वो 2 बातें कह रहे थे कि एक तो लोगों ने बहुत मतदान किया है और वो मतदान जाहिर है वो बदलाव के लिए कह रहे थे, और इसमें एक बात ये कहना है कि ये मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन ये मतदान डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो हम लोग मानते थे कि प्रतिशत बढ़ जाता है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है, इस बार उल्टा हुआ है। इस बार मेरे वोट कट ना जाएं, अगर मैंने वोट नहीं दिया तो मेरा राशन कार्ड चला जाएगा, मैं घुसपैठिया कहला जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं रह जाऊंगा। इसलिए जो लोग बंगाल में नहीं भी रह रहे थे वो अपने पॉकेट से 10,000 15,000 खर्च करके बंगाल गए और उन्होंने वोट दिया। यानी एक ऐसा वोटर समूह बंगाल में पैदा हुआ जिसने डर के कारण वोट दिया, और वोट प्रतिशत बढ़ने के 2 कारण हैं। एक वोटर लिस्ट का छोटा हो जाना और दूसरा डर के कारण वोट देने वालों की संख्या का बढ़ना। इन दोनों कारणों से वोट प्रतिशत तो बढ़ गया। तो क्या इस वोट प्रतिशत बढ़ने को डेमोक्रेसी मजबूत होने का प्रमाण माना जा सकता है? ट्रेडिशनली तो माना जाता, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये डरा हुआ एक वोटर का कौम पैदा हुआ जो डर के कारण वोट दे रहा है, ये एक बात। और दूसरी बात है कि जो डर के कारण वोट दे रहा है वो किससे डर रहा है? वो क्या ममता बनर्जी से डर के वोट दे रहा है? नहीं, वो चुनाव आयोग प्लस सत्ता, जो बीजेपी की सत्ता है, इनके कॉम्बिनेशन से डर करके वोट दे रहा है कि ये कहीं मेरा घुसपैठिया वाला स्टेटस ना आ जाए, कहीं मेरा राशन कार्ड ना छिन जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जाहिर बात है कि वो उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो इसलिए वोटों का प्रतिशत जो बढ़ा है वो बीजेपी ये न समझे कि बदलाव के लिए ये हुआ है। हो सकता है कि ऐसे तो नतीजे बताएंगे, लेकिन मेरा आकलन है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट में चीजें जा रही हैं। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे बीजेपी नेता। देखिए, चुनाव आयोग निश्चित रूप से बहुत 100 आदमी पर पुलिस फोर्स जो है तैनात है पश्चिम बंगाल में, और चुनाव हुआ है। लेकिन क्या देश इस बात को याद नहीं रखेगा कि देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम उल्टा लटका देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, और चुनाव आयोग देख रहा है? क्या देश इस बात को याद नहीं रखेगा कि नितिन नवीन जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको सीआरपीएफ के वज्र वाहन में बिठा करके चुनाव प्रचार कराया जा रहा है? इस बात को क्या देश याद नहीं रखेगा कि प्रशासन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है? देश क्या इस बात को याद नहीं रखेगा कि यही नितिन नवीन की सभा में आगे श्री राम चल रहे हैं, सीता जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, धर्म के नाम पर खुले वोट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग सोया हुआ है? ये कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या खड़गे को केवल नोटिस देने के लिए है? क्या नितिन नवीन को नोटिस नहीं जाएगा? क्या अमित शाह को नोटिस नहीं जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं जाएगा? हिम्मत है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की साख आज जितनी गिरी हुई है, इससे पहले कभी नहीं गिरी हुई थी। बिल्कुल राम कुमार जी,
क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? आप सीधे तौर पर आपके जो पॉइंट्स थे, आपके जो दावे थे, वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं अगर प्रेम कुमार जी के चश्मे से हम देखने की कोशिश करें कि डर के कारण इस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। बेशक इन्होंने कई सारे बिंदु जोड़े कि किस तरह से किस सुरक्षा के साथ ले जाया गया नितिन नवीन जी को, उसके पीछे भी कई कारण हैं। जिस तरह का माहौल है बंगाल में वो हम समझ सकते हैं, पर वोटिंग प्रतिशत और जिस बिंदु से हम समझ रहे थे कि आपकी दाल गलने वाली है, वो तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उन्होंने डर और एसआईआर की बात की और अपने वोटर को बचने की बात की। अरे भैया, एसआईआर होने के बाद उनके नाम बरकरार है। अगर वो गलत होते या कुछ होता तो उनका भी नाम सस्पेक्ट या कट गया होता। पहली बात तो कि वो सेफ है, वो मतदाता है। वो जो वोट कर रहे हैं वो टीएमसी के गुंडागिर्दी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। आज जो पैसे लगा के बाहर से केरल से आ रहे, विशाखापट्टनम से आ रहे, उड़ीसा से आ रहे, वो कौन सा राशन और भाषण ले रहे हैं? प्रेम कुमार जी से पूछना चाहूंगा, उनको कौन सी राशन पानी बंद होनी है? वो तो घबरा के यहाँ से भागे हुए हैं ना 2021 के, डर के मारे भागे हैं। उनको वो बम नहीं दिख रहा है, कल का 100 बम जो शौकत अली के यहाँ पकड़ा गया। उनको वो जो सब राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ का फंड क्लबों को दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो क्लब वाले किसी पार्टी का झंडा और बैनर नहीं रुकने देते, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ भारत की सेना दिखाई दे रही है जो सुरक्षा की दृष्टि से और साफ सुथरा मतदान कर रही है, वो दिखाई दे रहा है। अगले 2021 के अंदर जो 52-53 लोग मरे थे वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार ये फर्स्ट फेज में कितने लोग मरे हैं बताएं? मैं तो देश से यही अपील करता हूं, मैं बीजेपी को वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं। आज चुनाव में सेकेंड फेज में भी सुरक्षित मतदान करने के लिए वहां के जनता को मौका मिले। वोट मांगने के लिए आपके डिबेट में नहीं बात कर रहा हूं मैं जी। और जो कह रहे धर्म की राजनीति, सुसयानी घोष क्या कर रही है? मेरे दिमाग में अल्लाह, मेरे दिल में काबा। एक ममता जी एक व्यक्ति की हाथ उठा के कह रही है कि ये ब्राह्मण था पहले और इसकी माँ मुस्लिम है। ये कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? अरे एक आंख से क्यों देखते हो साहब? माना कि सेकुलरिज्म है आपके सर पे सवार, लेकिन देश में हिंदू भी देश का ही है ना। जो खरगे ने गाली दी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो क्या वो इंसान नहीं है? वो मानव नहीं है? प्रेम कुमार जी, आरएसएस के क्या कोई बाहर से आए हैं? सिर्फ आप कांग्रेसी और इनको गिनोगे? सबसे बड़े दल और सबसे बड़े कार्यकर्ता, उसके बाद छोड़िए दल और कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग क्या मानव नहीं है, इंसान नहीं है? इस तरह से सांप के जैसा, और उनको नमाज छोड़ के पहले मारो। अरे नमाज छोड़ के किसको भड़का रहे हो? किसके खिलाफ भड़का रहे हो? नमाज छोड़ के मारने के लिए बोलना तो एक मुस्लिम को भड़का रहे हो हिंदू के खिलाफ। इसका और कोई सारांश निकल रहा है क्या? इस तरह से बोलना, आतंकवादी बोलना, बाद में दाद में करेक्शन कर रहा है कि टेररिस्ट बोला, टेररिस्ट के माइंड वाला बोला। अरे कौन बोल रहा है आपको ये सब बोलने के लिए? आप चुनाव लड़ रहे हो, वोट मांगिए, वहां पे जाके आपका वोट बढ़े, आपकी पार्टी के वोट बढ़े। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, हमारी रैलियां हो रही है, आप वैसी रैली करें ना। या अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो किसको मारने और मरवाने की? ऊपर से इतना होने के बाद भी हम सनातनी ही दोषी हैं, खरगे दोषी नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी का बीते दिन, हमने देखा, उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता दीदी रास्ता खोल रही है बीजेपी के लिए। तो क्या कांग्रेस आपकी मदद कर रही है? जवाब लेंगे प्रेम जी से भी आपके तमाम सवालों का, पहले ये समझना चाहते हैं और फिर बाइट भी सुनेंगे राहुल गांधी की। जी देखिए, मैं आपके प्रश्न पर ही सीधे आता हूं। अभी राम कुमार जी को जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने प्रश्न जो किए उसका उत्तर उन्होंने दिया नहीं। और दूसरे प्रश्न उत्तर दिया प्रेम भैया। तो प्रेम भैया उसी का उत्तर देने का प्रयास किया है। चलिए प्रेम जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ वो हम स्टेटमेंट भी सुन ले राहुल गांधी का, तो थोड़ी क्लैरिटी के साथ आप उसका जवाब दे पाएंगे। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, ये सच्चाई है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए,
मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। तो प्रेम जी, आपने भी सुना कैसे भ्रष्टाचार पहले अभी तक हमने देखा था कि आसाम चुनाव को लेकर राहुल गांधी बड़े एक्टिव थे, वो बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट बता रहे थे, तमाम जालसाजी तमाम धोखाधड़ी की बात हो रही थी। अब इन्होंने सीधे पीएम मोदी से कंपेयर करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप इनके और थे, ये तो हमने छोटी सी क्लिप्स दिखाई है। इनका कहना युवाओं को लेकर भी है कि बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों है सर कि 84 लाख वो डाटा उन्होंने दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना पड़ा है। मैं चाहूंगा सर राम कुमार जी का भी जवाब दें और इस बयानबाजी पर क्या टिप्पणी करना चाहिए। बहुत संक्षेप में बातों को रखते हुए आता हूँ। आपने राहुल गांधी के बयान में एक बात सुनी होगी कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो है ये सॉफ्टनेस है ममता बनर्जी के लिए, इसके बावजूद कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और ममता बनर्जी की 3 बार की सरकार है, उस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। नारद घोटाला वही हुआ, शारदा घोटाला वही हुआ, उसके जितने घोटालेबाज थे सबको वॉशिंग मशीन में धोया गया, ये सब देश के सामने है। तो ये घोटाला तो हुआ ही है, शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ, सब कुछ हुआ। राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन है कि राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं अभी, जबकि लोकसभा चुनाव में भी अलग लड़े थे और लोकसभा चुनाव और अभी ये कह रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ बंगाल के चुनाव को अपने लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रही है जितना कि नेशनल परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बिल्डअप करना जरूरी समझ रही है। तो बंगाल में अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट को वो रोकने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ स्टांस ले रहे हैं ताकि कुछ वोट बीजेपी का कट जाए, सारा एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी को ना जाए, ये उनकी रणनीति ज्यादा है। और भाषण से मतलब जो इमोशनल जो अगेंस्ट में होता है वो कम दिखता है, मुझे रणनीति ज्यादा दिखती है। ये राहुल गांधी के भाषण का जहां तक सवाल है तो वो हमारा विश्लेषण यही है। दूसरी बात है कि हमने बात उठाई कि जैसे राम कुमार जी बोल रहे थे कि सनातनियों पर हमला किया जा रहा है। भाजपाई सनातनी है ये किसी हद तक हम मान ले सकते हैं, लेकिन सारे सनातनी भाजपाई है ये क्या माना जा सकता है? भाई आप देशभक्त हैं हम मान सकते हैं, लेकिन सारे देशभक्त भाजपा में ही हैं ये क्या माना जा सकता है? भाजपा से बाहर है वो देशभक्त नहीं है, भाजपा से बाहर है वो सनातनी नहीं है। ये जो है ना कि हाँ सनातनी बोल करके मैं सनातनी हूँ, हम सनातनी है, अरे हिंदू धर्म की आड़ क्यों ले रहे हो भाई? कभी सेना की आड़ लेते हो, कभी हिंदू धर्म की आड़ लेते हो। राजनीति करना है धर्म और सेना को बख्श करके राजनीति कीजिए। आपके पास कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है कि आप सनातनी हो करके आप वोट मांगेंगे, राम लक्ष्मण सीता जी को सामने करके वोट मांगेंगे, कभी जय श्री राम पर वोट मांगेंगे, कभी बजरंग बली पर वोट मांगेंगे। और जय श्री राम पर जब अयोध्या हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, तो दिल्ली की जो सभा होती है नरेंद्र मोदी जी की, सबको ताकीद की जाती है, एक नारा नहीं लगता है जय श्री राम का। आप रिकॉर्डिंग खोलकर देख लीजिए, जब कर्नाटक में ये हारते हैं तो उन्होंने वो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। आप उसके बाद का पूरा वाकया देख लीजिए। आप तो भगवान से भी बदला लेते हैं और आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। ये है राम कुमार जी का जवाब। चलिए राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया था, वापस बोलना चाहता हूं। आप बीजेपी और पार्टी से मत जोड़िए। वो जो जिसको गाली दे रहे थे, मुसलमान को भड़का रहे थे कि इनको मारना चाहिए, वो मानव है कि नहीं है? आपकी दृष्टि से क्या है? वो आरएसएस वाले इंसान है कि नहीं है? बीजेपी वाले इंसान है कि नहीं है? अगर बीजेपी आरएसएस को छोड़ दो कि वो जानवर है, आप ही लोग इंसान है, ये आपको लगता है? और ये जो बात मैं कर रहा हूं सनाती, तो आपको लग रहा है कि धर्म से। और उन्होंने जो कहा कि नमाज छोड़ के उन विषधारी आरएसएस और बीजेपी को मारो, और किसको बोला? मुसलमानों को बोला ना उन्होंने। तो वो ठीक लग रहा है आपको? वो मारने के लिए स्पष्ट कह रहे हैं मुसलमानों को, वो आपको धर्म नहीं लग रहा है, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। और हम अगर बचाव में हम अपनी बात को रख रहे हैं तो हम धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं। आप लोग धर्म के नाम से वोट नहीं मांग रहे। चाहता हूं प्रेम कुमार जी, आप ये बात का जवाब दीजिए मुझे। हाँ, मैं देता हूं। जो मानव है वो मानव, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता मानव बोलता हूँ, इंसान बोलता हूँ। उसको मारने का क्या अधिकार और मुसलमानों को भड़काने का क्या अधिकार है? खड़गे खींचो। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं प्रेम जी। मैं हस्तक्षेप बिल्कुल देखिए, जो व्यक्ति चाहे इधर से हो या उधर से हो, अगर प्रोवोक कर रहा है धर्म के नाम पर, हिंसा करने के लिए कह रहा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकारों की है। क्यों उनके इसको रोकने की। पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है,
रोकने का नाम लेते हैं, तो वो बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे। गजब अरे गजब आप अपने आप को दोषी दीजिए ना, आप गजब। क्यों बोलेंगे? गजब। वो गलत है और आप सही हैं। तो वो सही गलत कहाँ है और है? आप सही हैं। मुसलमान बोलिए ना, आप बोलिए ना, बोलिए ना, मुसलमानों को कहने मुसलमान मारो क्यों बोले, इनको। हिंदू हिंदू क्यों बोले? तो मुसलमान हम जो क्यों बोले मुसलमान बोले? को तो बोलिए आप एक प्रेम जी। पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है, तो हम क्यों उस लफड़े में पड़े? आप इधर उधर की हम तो बात क्यों हिंदू और कर रहे हो? मुसलमान की हिंदू बात, बोल दोनों की रहे हो तो बात करें। चलिए मुसलमान बोलने की भी प्रेम ताकत जी रखो और ना। राम कुमार सर, अपनी हिंदू शक्ति मुस्लिम रखिए ना छोड़ के सर मुसलमान विषय पर बोलने आते की, कि हैं। मुसलमानों को भड़का रहे हैं करके। आप प्रेम जी। इधर उधर की बात कर रहे हैं, सस्पेक्ट लाके बात कर रहे हैं। जब आप मुसलमान बोल रहे हो तो मैं हिंदू बोलूंगा ही, और मैं हिंदू भी नहीं बोलता, मैं तो इंसान हूं कि नहीं हूं। सर लगता है मुझे पर्याप्त जवाब मिल गया आप दोनों के सवालों का। मैं चाहता हूं बस अब अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आप दोनों से। मैं बिंदुओं में समझना चाहूंगा प्रेम जी पहले आपसे कि टीएमसी की वापसी क्यों होनी चाहिए, क्यों वोट दे। एक फेज तो पूरा हो गया है, अगला फेज जब 29 अप्रैल को होगा तो टीएमसी को वोट क्यों पड़ने चाहिए। एक बार फिर ममता बनर्जी क्यों बंगाल की सीएम हो। देखिए, क्यों पढ़नी चाहिए ये हम नहीं बता रहे हैं, ये तो जनता तय करती है। लेकिन क्या हो रहा है जो हमें दिख रहा है वो हम बता सकते हैं। भाई, ममता बनर्जी के खिलाफ पिछली बार भी बीजेपी पूरे जोर शोर से लड़ी थी। 3 मई दीदी गई जैसे नारे दिए गए थे। उस बार भी मीडिया उनके साथ ही था कि बस अब तो सरकार बदल ही गई। लेकिन तब भी मैं अपना अवलोकन तब भी दे रहा था कि नहीं, दीदी आ रही हैं, आई थी। और इस बार तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 6 सीटें घट चुकी हैं। इनके सारे नेता जो टीएमसी से आए थे वो बहुत वापस चले गए हैं, सांगठनिक रूप से कमजोर हुए हैं। तो केवल टीवी पर मजबूत होने से थोड़े इनको वोट मिल जाएगा। और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। क्यों होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो रही है ये मैं बता रहा हूँ जी। चलिए प्रेम कुमार जी, आपसे भी समझ लेते हैं। लोकसभा में मिली चोट के बाद अब जैसा कि आपने तमाम गुंडाराज का जिक्र किया, आपने युवाओं पर भी बात करने की कोशिश की थी, आप क्यों लौटने चाहिए सर? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे नहीं चाहिए हमें जवाब, हम बस समझना चाहते हैं कि क्यों मौका दे बीजेपी को अब बंगाल की जनता। देखिए, बड़े भाई ने जो बोला अगली बार का चुनाव, तो हम 3 और 36 से 77 पे आए थे और 102 सीटों पे 2 नंबर पे थे। उस समय अनुभव किया गया इस गुंडागर्दी का। उसी गुंडागर्दी के लिए सरकार, इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट उसको जितना अच्छा चुनाव करा सके वो प्रयास कर रही है, और जितना साफ सुथरा चुनाव कराने के का अंजाम है कि ये जनता और टीएमसी दोनों की लड़ाई में जनता खुलकर वोट दे रही है और खुलकर बोल रही है। अगर सारे चीज को देख रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे चैनल वहां पे जनता के बीच गए हैं, कई चैनलों को देखकर ही मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक ही बार गया हूँ, ज्यादा बार नहीं गया। लेकिन जैसे पुलिस वेलफेयर बोर्ड को यूज किया जा रहा है, जैसे क्लबों को सरकार की तरफ से फंडिंग दी गई है, जो क्लब मोहल्ले मोहल्ले में खुले हैं, 5,000 करोड़ का फंड दिया गया है, उनको बीएमसी और पुलिस से एग्जम्पशन दिया गया है। ये कहीं देश के अन्य प्रदेशों में इस टाइप का कोई है, इस टाइप की कोई प्रथा है? कोई जो उसको कैरम क्लब बोल के सीपीआई लोग ने या कम्युनिस्ट लोगों ने चालू किया था, उसको उन्होंने क्लब में कन्वर्ट किया और सरकार से आर्थिक लाभ वो जहां क्लबों में बैठने वाले सारे गुंडे हैं। इस चीज का पता जब वहां पे जमीन पे जा रहे हैं, जमीन पे समझ में आ रहा है, पोस्टर बैनर लग रहे हैं और सुबह गायब, पार्टियों के कोई बैनर नहीं, सिर्फ टीएमसी के बैनर, टीएमसी के बैनर में उम्मीदवार और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, टीएमसी के सारे कार्यकर्ताओं को भी बैनर नहीं, इस तरह के बैनर दिख रहे हैं वहां पर, बैनर ही नहीं रुकने दे रहे हैं। तो ये मोहल्ले मोहल्ले में जो क्लब्स है जिसको सरकारी फंडेड है, ये कोई मेरे कहने से नहीं है, कलकत्ता सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए दिया है, उनको देते आए हैं। बाकी अलग से जो उनके आईपैक दे रही थी वो पता नहीं क्या था, पर ये वेलफेयर बोर्ड, ये क्लब, ये गुंडों का एक ठिकाना बना गया, गुंडों को ऑफिशियल कर दिया गया बहुत ही सूझबूझ से। इसीलिए तो ममता जी इतनी कह रहे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये पकड़ में आने के लिए जमीन पे जाना पड़ता है, बात पता लगानी पड़ती है, करना पड़ता है कार्य। और सरकार, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत सी चीजों को रोका है, पुलिस को 100 मीटर बाहर किया है। क्यों किया है? कि वो मतदाता खुल के मतदान कर सके। वहां की पुलिस तक उनके साथ थी, पुलिस से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता था वहां पर। डर के मारे गुंडों से बचे, पुलिस से बचे, तब तो मतदान देने जाए। आज वो नहीं है, चलिए वो नहीं है, प्रेम कुमार इसके लिए जी, आपको इतना मतदान मिल रहा है।
अब बात देश में 1 मई से आने वाले भूचाल की। बात देश में 1 मई से महंगाई बम जो फूट जाएगा उस पर बड़ी टिप्पणी को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया पर कई खबरें ऐसी चल रही है जिसमें एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल को जैसे कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब 1 मई को बड़ा इजाफा एक बार फिर होगा और इसमें घरेलू सिलेंडर भी शामिल रहने वाले हैं। क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होंगे जो आपकी जेब पर असर डालेंगे, रिपोर्ट में समझते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति की श्रृंखला बाधित हो रही है, जिससे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते होने वाले आयात में देरी हुई है। इसके चलते घरेलू बाजार में आपूर्ति का दबाव स्पष्ट है और केंद्र सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर 1 महीने की अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग पूरी करना है। साथ ही 1 मई से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और सुरक्षा हेतु ओटीपी आधारित डिलीवरी को अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात ने वैश्विक ऊर्जा मार्ग को असुरक्षित बना दिया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे उन देशों पर पड़ रहा है जो अपनी एलपीजी आवश्यकताओं के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है और इसके बंद होने या वहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से गैस की खेप समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ये चिंता वाजिब है कि यदि मौजूदा स्टॉक का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले समय में आम जनता को गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए निर्देश दिया है कि फिलहाल किसी भी नए ग्राहक को गैस कनेक्शन न दिया जाए, ताकि मौजूदा भंडार से पुराने ग्राहकों की जरूरतें सुचारू रूप से पूरी की जा सकें। कीमतों के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू कीमतों पर दिखना तय माना जा रहा है। विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद सब्सिडी और कीमतों के समायोजन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अब सरकार वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम लागू कर रही है। अब तक बुकिंग के बीच जो अंतर केवल एक सुझाव या अस्थायी व्यवस्था माना जाता था, उसे अब स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अनिवार्य अंतराल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति गैस की जमाखोरी न कर सके और समान वितरण बना रहे। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को भी अब बिना किसी छूट के लागू किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि सिलेंडर लेते समय उपभोक्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त कोड दिखाना होगा, वरना डिलीवरी नहीं दी जाएगी। ये कदम उन बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो फर्जी बुकिंग कर घरेलू सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं या उनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों में कमर्शियल सप्लाई की कमी के कारण घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की खबरें बढ़ी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमारी तेज कर दी है। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए सलाह ये है कि वे पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर रुख करें, ताकि सिलेंडर की प्रतीक्षा सूची और बुकिंग के झंझटों से मुक्ति मिल सके। फिलहाल भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए रसोई में किफायत बरतना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना ही समझदारी भरा कदम होगा। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए है जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स, जानकारी और सियासी उठापटक के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.